हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनु एजुकेशनल एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग संविधान का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग संविधान का पहला क्लास पढ़े थे, भारत के संविधान का, और हम लोग का पैरेलल झारखंड का भी सीरीज चल रहा है। उसमें हम लोग जिला के क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो आपकी रामगढ़ ज़िला के बारे में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग अभी आज संविधान का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 हम एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, आप लोग क्लास देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी करें ताकि आप लोगों का एक नोट्स तैयार हो जाएगा। ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, खास करके किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए। आप लोग एक बार पढ़ के देखें, क्लास करके देखें। नोट्स जो है वो नोट्स में बहुत अच्छी कंटेंट है, और पॉलिटी अगर कर लेते हैं पूरा मेरे यहाँ से तो फिर दिक्कत नहीं होगी। लगभग ऑलमोस्ट सारा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। तो पिछले क्लास में हम लोग संविधान के बारे में देखे थे कि अंतरिम सरकार गठित हो गई थी और फिर मंत्री बहुत सारे बने थे अंतरिम सरकार में, मंत्रिमंडल में। और जो है मुस्लिम लीग राजी नहीं थे, तो लॉर्ड बेबल के कहने पर उनके भी 5 सदस्य जो है वो अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। अब आगे क्या होती है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो आगे आप लोग देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक सब हो गया, अंतरिम सरकार का गठन हो गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। देखिए, पहला बैठक डेट याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें तुरंत कंसिडर नहीं किया गया कि कौन जो है वो अध्यक्ष है, अस्थायी अध्यक्ष। उस सभा को मतलब उस बैठक को चलाने के लिए टेम्पररी एक अध्यक्ष चुन लिया गया, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, और ये मेनली सबसे वरिष्ठ जो लोग होते हैं उन्हीं को जनरली चुना जाता है। सबसे वरिष्ठ या बुजुर्ग जो भी हैं उनको ही अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाता है। तो उस सभा में सबसे जो वरिष्ठ थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और इनको ही अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने शामिल होने से इनकार किया तथा हैदराबादी रियासत ने भी पहली बैठक का बहिष्कार किया। अब आप लोग देखिए कि इसमें मुस्लिम लीग तो पहले से ही असहमत थे, किसी तरह उनको मना के मंत्रिमंडल में उनके 5 सदस्यों को शामिल किया गया था। लेकिन ये पहली बैठक जो हुई, संविधान सभा की पहली बैठक, उसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ एक रियासत है हैदराबादी रियासत, उन्होंने भी इस बैठक का बहिष्कार किया। ठीक है, भाग तो लिया नहीं, ऊपर से बहिष्कार किया। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे आप लोग देखिए, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो नेक्स्ट 11 दिसंबर यानी कि 2 दिन बाद, उस दिन को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और उसमें फाइनली अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव लाया। इनके द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव लाया जाता है, किनके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और फिर इनके उद्देशिका प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल जाती है। संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। पहले प्रस्ताव बन गया, संविधान का पहला जो है वो प्रस्ताव जो है प्रेम्बल वो बन गया। उसके बाद संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। फिर संविधान निर्माण कार्य के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियां बनाई जाती है। ठीक है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती है। देखिए, टोटल इसमें संविधान निर्माण के लिए टोटल जो है वो 22
समितियां थी, लेकिन हम लोग मेन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देख रहे हैं कि आपका जो ये नोट्स है वो ज़्यादा लेंदी भी नहीं हो रहा है और ना ही इसमें कम कंटेंट है। तो ये नोट्स बहुत ही अच्छा है, आप लोग साथ साथ प्रिपेयर करते चले। तो पहला इसमें हम लोग समिति देखेंगे, प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति का ही अलग अलग नाम है, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग समिति। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है आप सभी को। इसका 3 नाम है, प्रारूप, मसौदा या फिर ड्राफ्टिंग समिति। ठीक है, और इनके जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे और इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो समिति है वो संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति एवं संघ संविधान, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये मैं फिर से इसी को रिपीट कर दी हूँ। लेकिन यहाँ पर संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति होगा। ठीक है, संघ शक्ति समिति होगा। ठीक है फ्रेंड्स, संघ शक्ति समिति, ये दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे हम लोग देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति या प्रांतीय संचालन समिति। इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इन समितियों के भी थे और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे। और ये जो है समिति सबसे बड़ी समिति है और इसमें टोटल 54 सदस्य हैं। ठीक है, थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BN राव। ठीक है, BN राव। आगे बढ़ते हैं। टोटल 22 समितियां थी, हम बताएं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा के विभिन्न समितियों के द्वारा अपना अपना प्रस्ताव दिया गया। अब देखिए, बहुत सारे संविधान की समितियां बनी और सबको अपना अपना जिस टॉपिक पर वो काम लिए थे, फिर उन्होंने अपना काम किया और फिर उन सभी के द्वारा अपना अपना प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, इसी क्रम में प्रारूप समिति द्वारा, जो सबसे मेन समिति थी जो ढांचा तैयार कर रही थी, प्रारूप समिति द्वारा अपना प्रस्ताव 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में रखा, प्रारूप समिति। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा में प्रस्तुत प्रस्तावों में संशोधन करते हुए जनता के पास रखा गया। अब जो प्रस्ताव थे उसको जनता के पास भी रखा गया, क्योंकि जनता की भी सहमति होगी ना, संविधान बन रहा है तो पूरे भारत के लोगों का उसमें अधिकार है। तो फिर वो जो बने थे, प्रारूप समिति द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था उसको संशोधन करते हुए जनता के पास रखा गया। फिर जनता को इससे संबंधित सुधारों के लिए प्रतिवेदन भेजने हेतु 8 महीना का समय दिया गया। अब मतलब क्या गलत है क्या सही, ये चीज़ बताने के लिए या फिर कोई सुधार होना चाहिए, तो इसके लिए जनता को 8 महीने का समय दिया गया। फिर जनता द्वारा लगभग 2700 प्रतिवेदन संविधान सभा में भेजे गए। अब जनता के द्वारा 2700 प्रतिवेदन भेजा गया। इन प्रतिवेदनों एवं समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर अंतिम रूप से चर्चा के लिए 3 वाचन कराए गए। देखिए, प्रथम वाचन 6 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक, और तीसरा जो वाचन है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, इसी तरह संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित किया जाता है। अब देखिए, स्टार्ट हुआ था संविधान बनना जुलाई 1946 में। उस टाइम क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्ताव लाया गया। 46 की बात है, 46 के अंत तक संविधान सभा बन जाता है। उसके बाद संविधान सभा के द्वारा कार्य होना शुरू होता है, वहाँ पर सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और फिर फाइनली 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हो गया। मतलब कि पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है,
अभी वो पारित हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इस पारित संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। अब देखिए, इसको बोलते हैं कि मूल संविधान में क्वेश्चन ऐसा आता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो ये जो है मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 8 अनुसूचियाँ हैं। ऐसे तो अभी 400 से ऊपर अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई है। ठीक है, तो मूल संविधान में इतने हैं, जिसमें से इस तिथि को केवल 15 अनुच्छेद ही लागू किए गए थे, इस तिथि को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। आगे हम लोग पढ़ते हैं 24 जनवरी। देखिए, 26 नवंबर से आते हैं 24 जनवरी, यानी कि 1950 आ जाते हैं। अब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। देखिए, पारित तो हो गया था 26 नवंबर को ही 1949 में, लेकिन 24 जनवरी को 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है एवं इसी तिथि को ही राष्ट्रगान को भी स्वीकृति दी जाती है। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रपति जी का एक ही दिन स्वीकृति और चयन हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे 24 जनवरी 1950 के दिन, जिस दिन अंतिम बैठक था संविधान का, और उस दिन ही राष्ट्रगान को भी स्वीकृति दी गई थी। अब राष्ट्रगान की बात आई है तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पुस्तक तत्बोधिनी के भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, तो उनकी एक पुस्तक है तत्बोधिनी और शीर्षक है भाग्य विधाता, वहाँ से जो है हमारा राष्ट्रीय गान लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी को क्या हुआ? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया और हमारा राष्ट्रगान भी लागू कर दिया गया। ठीक है, अब 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू कर दिया जाता है। देखिए, पारित की तिथि कब थी? तो 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रहे डेट। ठीक है, लेकिन संपूर्ण रूप से लागू कब कर दिया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे भी रीज़न है, 26 जनवरी को ही क्यों जो है वो पूरे संविधान को लागू किया गया। तो देखिए, चूँकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसीलिए इस विशेष दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू कर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, और इसी तिथि को फिर राष्ट्रगीत लागू हुआ। अब जिस दिन पूरे संविधान संपूर्ण रूप से लागू हुआ, ठीक है, यानी कि जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन को राष्ट्रगीत लागू हुआ। ठीक है, राष्ट्रगान 24 जनवरी को लागू हुआ और राष्ट्रगीत जो है वो 26 जनवरी को लागू हुआ। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जितना नोट्स में पॉइंट मेंशन है, सभी पॉइंट्स आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और हाँ, आज की क्लास देखने से पहले आप लोग कल की क्लास ज़रूर देख लें। ज़्यादा लेंथी हम क्लास नहीं बना रहे हैं, 20 मिनट, करीब 20 मिनट तक के क्लास में हम ख़त्म कर दे रहे हैं क्लास को, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और एक नोट्स तैयार हो जाएगा आप लोगों का। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। या तो झारखंड का लेके आएंगे या फिर पॉलिटी का, बट दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट हम बना देंगे। सो डोंट वरी, आप लोग को जो पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक